नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ विवेक शुक्ला और आप देख रहे हैं यूपी मांगे उत्तर। वाराणसी में आज पीएम मोदी ने करोड़ों के विकास कार्यों को काशी वासियों को समर्पित किया। आज मोदी ने सूबे के मुखिया योगी की भी जमकर तारीफ की। इस तारीफ में यूपी की कानून व्यवस्था, कोरोना मैनेजमेंट और विकासवाद का जिक्र था और विपक्ष पर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद को लेकर निशाना था। मतलब साफ है कि मोदी को योगी का काम पसंद आ रहा है। चुनाव से पहले योगी की पीठ थपथपाना ये बताने के लिए पर्याप्त है कि दिल्ली लखनऊ से खुश है, क्योंकि कुछ दिन पहले जो अफवाहें थी कि कुछ तल्खी है दिल्ली और लखनऊ के बीच, वैसा कुछ नहीं है। और इसका मतलब यह है कि योगी के चेहरे पर ही बीजेपी चुनाव में जाएगी और ये तय भी माना जा रहा था। लेकिन योगी की तारीफ विपक्ष को रास नहीं आई है। विपक्ष इसे खुद को नंबर देने जैसा बता रहा है। खैर, सवाल यह है कि योगी की भूरी भूरी प्रशंसा से मोदी ने 22 का शंखनाद तो कर दिया, तो क्या ये विपक्ष को संदेश दिया गया है? आज चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों से आपको रूबरू कराएंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कामों से देश के प्रधानमंत्री मोदी गदगद हैं। काशी को मिली करोड़ों की सौगात के साथ पीएम मोदी ने 2022 के विधानसभा चुनाव के लिए भी बीजेपी की तरफ से चुनावी बिगुल फूंक दिया है। योगी के कामों के मुरीद हुए मोदी ने आज काशी के मंच से यूपी सरकार की जमकर तारीफ की। आज योगी जी खुद कड़ी मेहनत कर रहे हैं, हर एक काम के साथ खुद लगते हैं। यही वजह है एक आधुनिक यूपी बनाने में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। इस तारीफ में योगी सरकार के कानून के राज से लेकर आतंकवाद पर हुए आघात का खुलकर जिक्र किया। इसके अलावा भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार को लेकर विपक्ष पर निशाना साधते हुए यूपी के पुराने दिन भी याद करा दिए। आज यूपी में कानून का राज है, माफिया राज और आतंकवाद जो कभी बेकाबू हो रहे थे, उन पर अब कानून का शिकंजा है। बहनों बेटियों की सुरक्षा को लेकर मां बाप हमेशा जिस तरह डर और आशंकाओं में जीते थे, वो स्थिति भी बदली है। आज बहन बेटियों पर आंख उठाने वाले अपराधियों को पता है कि वो कानून से बच नहीं पाएंगे। यूपी में सरकार आज भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद से नहीं, विकासवाद से चल रही है। इसलिए आज यूपी में जनता की योजनाओं का लाभ सीधा जनता को मिल रहा है। इसलिए आज यूपी में नए नए उद्योगों का निवेश हो रहा है, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। पीएम मोदी यही नहीं रुके। कोरोना में योगी सरकार के मैनेजमेंट से लेकर योगी की मेहनत की दिल खोलकर तारीफ की। देश का सबसे बड़ा प्रदेश, जिसकी आबादी दुनिया के दर्जनों बड़े बड़े देशों से भी ज्यादा हो, वहां कोरोना की दूसरी वेव को जिस तरह यूपी ने संभाला, सेकेंड वेव के दौरान यूपी ने जिस तरह कोरोना संक्रमण को फैलने से रोका, वो अभूतपूर्व है। योगी की तारीफ ने उन सवालों को शांत कर दिया है जो कुछ दिन पहले राजधानी लखनऊ में हुई ताबड़तोड़ बैठकों के बाद उठे थे। सियासी फिजाओं में यह अफवाह भी उड़ी थी कि दिल्ली और लखनऊ में किसी बात को लेकर तल्खी है, लेकिन आज मोदी ने उन सवालों का न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि ये भी संदेश दिया कि 2022 का यूपी चुनाव तो योगी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा। उधर विपक्ष को योगी की तारीफ
पसंद नहीं आई है। प्रधानमंत्री जी को उत्तर प्रदेश में ना बहन बेटियों का चीरहरण दिख रहा है, ना योगी जी का गुंडा तंत्र दिख रहा है, ना बेरोजगारों का दर्द दिख रहा है। प्रधानमंत्री जी धृतराष्ट्र की भूमिका में है। आज वाराणसी में प्रधानमंत्री जी का भाषण बिल्कुल ऐसे ही था कि जैसे छात्र खुद अपनी कॉपी जांच रहा हो और अपने आप को अधिकतम अंक से भी अधिक अंक देने की कोशिश कर रहा हो। विपक्ष को भले ही यूपी का काम ना दिखे, ना तारीफ अच्छी लगे, लेकिन बीजेपी मोदी के मुख से योगी के गुणगान सुनकर गदगद है। उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा, योगी आदित्यनाथ की सरकार के द्वारा क्राइम और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति का आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने भी भूरी भूरी प्रशंसा की है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में माफियाओं की कमर तोड़ी गई है, उनके आर्थिक साम्राज्य को खत्म किया गया है और साथ ही साथ आतंकवादियों के लिए आज कब्रगाह बन चुका है उत्तर प्रदेश। इस नाते से माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उत्तर प्रदेश सरकार की इस नीति की प्रशंसा की है। योगी राज में कानून राज से लेकर विकासवाद की तारीफ करके प्रधानमंत्री मोदी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। वो सवाल खत्म कर दिए जो नाराजगी को लेकर थे, विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया जो लगातार लगाए जा रहे थे, और काशी से ये संदेश भी दिया कि 22 का चुनाव योगी के चेहरे पर ही लड़ा जाएगा और यूपी में अब काम बोल रहा है। लेकिन सवाल यही है कि जैसा पीएम सोचते हैं क्या वैसा ही जनता सोचती है, क्योंकि आखिरी फैसला जनता को ही करना है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी हाँ, तो फैसला तो जनता को करना है, लेकिन उससे पहले की तस्वीर जो सामने आ रही है और तस्वीर जो बताने की कोशिश हो रही है, क्या वही तस्वीर जनता सोचती है? क्योंकि विपक्ष तो ऐसा नहीं सोचता है। चर्चा की शुरुआत करते हैं, हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हरीश श्रीवास्तव, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता अजय उपाध्याय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कुछ देर में समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया हमारे साथ जुड़ेंगे। राजनीतिक विश्लेषक के विक्रम राव साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सुनील अर्कवंशी जी जुड़ रहे हैं, और वाराणसी से हमारे सहयोगी संवाददाता राम मोहन शर्मा हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहला सवाल लेकिन अजय उपाध्याय जी आपसे, तारीफ की आज पीएम मोदी ने योगी सरकार की नीतियों की, योगी सरकार के कामों की। क्या तारीफ के हकदार नहीं है योगी सरकार? बहुत अच्छा प्रश्न किया है आपने। तारीफ वाकई मोदी जी को तारीफ करनी थी तो तारीफ करनी चाहिए थी। उन सारे मुद्दों पर बात होनी चाहिए थी। जिस तरह से बलात्कार की घटनाएं लगातार हुई हैं, अभी 4-5 दिन पहले आपके चैनल और पूरे देश के मीडिया कर्मियों ने दिखाया किस तरह उत्तर प्रदेश में जंगल राज रहा, और उसको कह रहे हैं कि कुछ नहीं है। मुझे लगा कि एक अच्छा पंच था शायद मोदी जी का जोगी जी पर, जिस तरह से उन्होंने अभी लास्ट में बात कही कि कोविड को लेकर के उन्होंने कितना अच्छा प्रबंधन किया। अभी प्रबंधन पे बात कर रहे थे या कुप्रबंधन पर वो तंज कस रहे थे, कहना मुश्किल है, क्योंकि मोदी जी एक मायावी भी हैं, वो अच्छा कलाकार भी हैं, अच्छा बोलते भी हैं और अच्छे ढंग से झूठ बोलते हैं। जिस तरह से बाबा की नगरी में पहुंच करके कई मुद्दों पर उन्होंने झूठ बोली। उत्तर प्रदेश में बलात्कार की घटनाओं को लेकर के मेरा डाटा नहीं है, ये एनसीआरबी का डाटा है कि किस तरह से बढ़ी है घटनाएं, वहां कैसे अपराध वहां पे बढ़े हैं। अपराध 19% पिछले और इस साल में डिफरेंस है, अब बढ़ा है। तो ये इन चीजों पर भी यदि क्लीन चिट दे रहे थे प्रधानमंत्री जी, तो अब क्लीन चिट दे रहे थे या जानते हुए अनजान बन करके एक पंच कर रहे थे मोदी जी पर, यह कहना मुश्किल है। जहां तक बात बनारस की घोषणाओं की है और बनारस में बाकी मुद्दों पर भी उन्होंने चर्चा की है, मैं बोलना चाहूंगा कि क्या बनारस के बुनकरों की हालत क्या है, जरा एक बार मोदी जी उन लोगों से भी बात कर लेते। मछुआरों को, जिनको लाखों लोगों को विस्थापित किया गया, उनकी जीवन क्या स्थिति है, वो कैसे जी रहे हैं, उन पे भी एक बार बात करते। हस्तकरघा उद्योग पूरा विश्व में जाना जाता है बनारस का। ठीक है, आज वो लोग यानी कि वो मुद्दे से गुजर रहे हैं जो छूने चाहिए उनको अनछुआ किया। हरीश श्रीवास्तव जी, क्या वाकई में ऊपर तौर से निकल गए मोदी जी तारीफ करते समय? नहीं, देखिए, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का जो कार्य है, जिस तरह से अहर्निश उन्होंने कार्य करके कोरोना महामारी जैसे संकट को जिस तरह से उन्होंने कंटेन करने का काम किया, देश में ही नहीं अपितु पूरी दुनिया में उसकी प्रशंसा हो रही है। अभी ऑस्ट्रेलिया के एक सांसद का बयान आप लोगों ने सुना ही होगा।
तो ये जो उनका काम है, जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश के लोगों की चिंता की है, जो उनकी संवेदनशीलता है और जिस तरह से विकास के विभिन्न आयामों को उन्होंने इस कोरोना महामारी संकट में भी गति देने का काम किया, चाहे एमएसएमई सेक्टर हो, एमएसएमई सेक्टर को समृद्ध कर लोगों के रोजगार के अवसर बढ़ाने का उनके जो दिशा निर्देशन में काम हुआ है, या स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को ही देखिए कि अगर 30-30 मेडिकल कॉलेज बन रहे हैं और 10-15 मेडिकल कॉलेज में वहाँ शिक्षण कार्य शुरू हो गया, वहाँ ओपीडी शुरू हो गई, तो ये अपने आप में बहुत बड़े इनिशिएटिव की बात है कि इस 1.5-2 साल से जब पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था ही मंदी के दौर से गुजर रही हो, ऐसे में इसको कंटेन करना और सूझबूझ से वो रास्ते निकालना जिससे रोजगार की वृद्धि हो सके और अर्थव्यवस्था को एक गति मिल सके, ये अपने आप में तो बहुत जो बातें आप कह रहे हैं हरीश श्रीवास्तव जी, और जनता को जो आप बता रहे हैं, जनता जो देख रही है मेट्रो परियोजनाओं, उन बातों को, उन दावों को विपक्ष क्यों नहीं देख रहा है या विपक्ष को नजर क्यों नहीं आ रहा है? क्या चुनाव है इसलिए? विपक्ष को नजर इसलिए नहीं आ रहा है कि चुनाव नजदीक है और विपक्ष इतना नकारात्मक सिंड्रोम में है कि सकारात्मक बात उसको कुछ दिखाई नहीं पड़ती, जनता को दिखाई पड़ती है। इसलिए उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व के साथ खड़ी है। आप 19 के चुनाव के पहले भी देखिए तो विपक्ष इसी तरह की बात करता था, 17 विधानसभा चुनाव के पहले देखिए तो इसी तरह की बात करता था, और पुनः 22 का चुनाव आ रहा विधानसभा का, तो इसी तरह के झूठ और अप्रचार पे विपक्ष उसको मुद्दा बनाता है ताकि वो जनता को भ्रमित कर सके। लेकिन अब जनता में बहुत जागरूकता है, ये सूचना क्रांति की शताब्दी है, इसमें हर ये बात तो सही है, सामने जनता सब जानती है और जनता ये भी देखती है कि उसके लिए किसने कितना काम किया था, किया है और आगे कौन कर सकता है। के विक्रम राव जी, सवाल मेरा आपसे, कानून राज, विकासवाद, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद, सारे मुद्दों को छूने की कोशिश की पीएम मोदी ने, विपक्ष पर भी निशाना साधा, अप्रत्यक्ष तौर पर नाम लिया नहीं किसी का और सरकार की तारीफ की। ये क्या बता रहा है? मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी का एक खास मकसद था। पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के कुछ स्वार्थी लोगों ने आपस में जो लड़ते हैं सब लोग, पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया। वो कोई शर्मा है उनका नाम लेके लोगों ने काफी अंतर कलह को उजागर किया, उभारा, जो नहीं करना चाहिए था। पार्टी की बातें पार्टी फोरम में होनी चाहिए, कांग्रेस हर पार्टी ही करती है। इन लोगों ने बड़े फुअर ढंग से भाजपाइयों ने ऐसी हरकत की। आज मोदी जी ने उसकी सफाई कर दी, मुख्यमंत्री की तारीफ करके ये तय कर दिया, एक तमाशा लगाया उन लोगों पर जो पार्टी के अंदर रह के पार्टी को तोड़ने की कोशिश करते, विघटन की हरकतें कर रहे थे। तो सबसे बड़ा आज संदेशा क्या है बनारस से, गंगा तट से, कि मोदी इज द कैंडिडेट एंड ही विल कंटेस्ट, उनके आधार पर ही ये स्पष्ट हो गया। तो पिछले जो मीडिया में और सब में पिछले 3-4 महीने से हो रहा था, जो कोई पार्टी गवारा नहीं करेगी उसके लोग बाहर जाके बोले इस तरह, और भारतीय जनता पार्टी की शीशा लेकर हुई थी मीडिया में। अब उसकी सफाई हो गई है एक। अब दूसरा, मोदी ने भले सारी सफलता न हो, कुछ काम जैसे हैं, खासकर आप गौर कीजिए विवेक जी, लखनऊ में रेजिडेंसी के पास 5 मंजिला मकान बन जाए और रिवर बैंक कॉलोनी में बड़े बड़े अच्छे लोग रहते, कोई शिकायत कर रहा डर के मारे कि वो गुंडा माफिया है, वो मुसलमान, वो आके इनको परेशान करेगा। क्यों तोड़ा गया? वो हिम्मत थी। अखिलेश यादव ने भी ऐसा किया, मायावती ने भी ऐसा किया। तो ये एक नमूना है। रिवर बैंक कॉलोनी वाला जाके मिलिए, कितने प्रसन्न है, वो हर्षित है कि तोड़ दिया वो अवैध। उसी प्रकार एक मुख्तार अंसारी है जो नवाब है पूर्वी उत्तर प्रदेश का, आज मिनिया रहा है जेल बैठ के, बोल नहीं पाता है वो। क्या करती उसको बोलते असेंबली में देखा, यूपी असेंबली में क्या शेर बबर जैसे रहता था, बोलता था वो, आज कहाँ है वो। तो इन सब चीजों को एक नागरिक की दृष्टि से देखिए, यूपी की जनता की तरफ से देखिए, क्या कितनी राहत मिली उन लोगों की। ये गुंडे, माफिया, हत्यारे, इन सब लोगों के खिलाफ एक कदम उठाया है, ये हिम्मत की बात है। ठीक,
तो मुझे सुनील लगता है रघुवंशी कि जी, बनारस से एक संदेशा गया है। बिल्कुल संदेश तो गया है। और राव साहब, जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं, वो संदेश काफी महत्वपूर्ण है, अपनों के लिए भी, पार्टी के बड़े नेताओं के लिए भी और जनता के लिहाज से भी। सुनील रघुवंशी जी, सवाल मेरा आपसे, और सवाल यही है कि अगर यूपी में काम हो रहा है, माफिया राज पर कानून राज दिख रहा है और चीजों को व्यवस्थित किया जा रहा है, जिसका जिक्र लगातार हो रहा है, तो ये तो बीजेपी के लिए अच्छी बात है, बीजेपी के लिए फायदा होगा। आप इसके लिए तैयार हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात हम ये बताएं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने गंगा सफाई की बात तो करी थी, गंगा सफाई जरूर नहीं कर पाए, मगर आज योगी आदित्यनाथ जी के सफाई देते हुए उनको क्लीन चिट दे गए, ये बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। आज आप देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र की हत्या की गई, कहाँ कानून का रास्ता, किस तरीके से लोगों को वोट डालने के लिए बीडीसी या पंचायत सदस्य जा रहे थे, उनको गाड़ियों में खींचकर डालने का काम किया जा रहा था, बहन बेटियों की साड़ियां खींची जा रही थी, और कानून राज की बात कर रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार को सफाई दे सकते हैं, मगर जनता 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के भागीदारी मोर्चा की सरकार 2022 में उत्तर प्रदेश में बनने वाली है। भागीदारी मोर्चा संकल्प के एक साझेदार हैं असदुद्दीन ओवैसी, आज संभल में गए थे, अनाप शनाप बयान दिया है, खुद को लैला बताते रहे, आज योगी जी को मजनू बना दिया है, और अपने इतनी सारी भीड़ नजर आई है कि कोरोना नियमों की अवहेलना हुई है। तो नियम कौन तोड़ता है? नियम तो सभी तोड़ रहे हैं ना, आप हटके कैसे हैं? नहीं, कोरोना नियम तोड़ने की बात नहीं। अब इतनी ज्यादा जनता आज भागीदारी संकल्प मोर्चा के नेताओं के साथ में ओढ़ने लगी है। अब वहां पर कुछ इस तरीके से हम लोगों ने कोरोना नियम तोड़ने की बात नहीं वहां पे करी, अब वहां पर हुजूम इस तरीके से हो गया जिसको संभालने की कोशिश की गई, इसमें नियम तोड़ने की कोई बात नहीं करी गई है। हर जगह रैलियों में इस तरीके से भीड़ हो जाती है, मगर वहां पर हम लोगों ने कंट्रोल कराने की कोशिश की है। वहां पर अब आप क्या भीड़ हो तो वो हो जाती है, दूसरों क्या हो तो वो कंट्रोल नहीं होती। लौटूंगा मैं आपके पास सुनील रघुवंशी जी। राम, समझना आपसे चाहेंगे, क्योंकि आपने मोदी के इस पूरे दौरे को बारीकी से देखा है, हमें सारी तस्वीरें भी भेजी हैं, कवरेज भी किया है। आज की तस्वीर, क्या 2022 की जो तस्वीर उभर कर सामने आएगी जनता के सामने, जनता के द्वारा, उसका आधार थी? विवेक, बड़ी बात यही है, प्रधानमंत्री ने आज 2 जगहों का चुनाव किया अपने संबोधन के लिए। एक जगह थी रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर की, और दूसरी जो जगह थी वो आईआईटी का ग्राउंड था। आईआईटी के बीएचयू के उस ग्राउंड में जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो वो एक प्रधानमंत्री के रूप में बात कर रहे थे, एक सांसद के रूप में बात कर रहे थे, और साथ साथ ऐसा भी लगा कहीं कहीं कि वो चुनाव की रैली को भी जैसे संबोधित कर रहे हों, क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उनकी ब्रांडिंग कर रहे हैं, उन्हें कर्मठ बता रहे हैं, उनकी ऊर्जा की चर्चा कर रहे हैं, और एक तरह से उनके साथ खड़े होने का जो है प्रदर्शन भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ ही चेहरा हैं। जो बात कह रहे थे अभी कुछ देर पहले हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो जो कह रहे थे वो बहुत सही बात है कि बहुत से लोग हैं जो प्रोपेगेंडाधारी हैं, तरह तरह की खबरें लेकर आते हैं और उन खबरों के जरिए ये बताने की कोशिश करते हैं कि उथल पुथल है। उनमें हो सकता है कि बीजेपी के अंदर के कुछ लोग इस तरह की खबरें प्लांट कराने की अपने लिए कोशिश कर रहे थे, लेकिन सबको जवाब आज सुप्रीम नेता ने दिया है भारतीय जनता पार्टी के, कि अगर कोई नेता उत्तर प्रदेश में है जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ना है, जिसके काम को आधार बनाकर चुनाव लड़ना है, तो पूरी ताकत के साथ भारतीय जनता पार्टी उसके पीछे खड़ी है, और उसका नाम योगी आदित्यनाथ है। वो मुख्यमंत्री हैं और आगे मुख्यमंत्री पद के दावेदार के रूप में चुनाव भी लड़ेंगे। तो एक सबसे बड़ी बात पूर्वांचल से ये निकल कर आई है। दूसरी बात ये कि जो 2022 का आप जिक्र कर रहे थे, पूर्वांचल बहुत महत्वपूर्ण है और वाराणसी उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये केंद्र के रूप में काम करती है। यहीं पास में आजमगढ़ जो संसदीय क्षेत्र है अखिलेश यादव का, यहीं पास में गोरखपुर है जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी संसदीय क्षेत्र रहा, उनका कर्म क्षेत्र रहा, वहीं के मठ के वो महंत भी हैं। तो ये जो इलाका पूरा है ये भावनाओं के आधार पर भी चलता है और काम के आधार पर भी चलता है। काम आज पहले प्रधानमंत्री ने गिनाए, एक एक बात उन्होंने की, छोटी छोटी चीजों को लेकर भी प्रधानमंत्री ने ब्यौरेवार बताया कि कहां पर कौन सी चीज है, और उन्होंने ये भी कहा क्या गिनाऊं क्या छोड़ दूं। तो वो एक तरफ काम भी गिना रहे हैं, दूसरी तरफ पॉलिटिकल बात भी कर रहे हैं। और अगर उन्होंने इस रैली में पॉलिटिकल बात की है, अगर उन्होंने विपक्ष पर या बिना नाम लिया अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा है,
तो मतलब बहुत साफ है कि बात वो 2022 के लिए ही कर रहे ठीक हैं। है, वो और ये संदेश बता रहे हैं कि ये 2022 देखिए, का ये है विकास मेरा आधार और है। 2021 से राम वो संदेश 22 के लिए अगर जा रहा है, काशी की भूमि से लखनऊ फतेह की बात की जा रही है, तो इसका अपने आप में महत्व है, लेकिन बाकी दल कितने तैयार हैं ये सवाल जरूर रहेगा। छोटे से ब्रेक के बाद चल लौटते हैं।
एक बार फिर से आपका ब्रेक के बाद बहुत स्वागत है और लगातार हम चर्चा कर रहे हैं। आज काशी की धरती से शंखनाद हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी ने योगी की तारीफ की है। इसके मायने क्या हैं और इसका क्या असर अगले कुछ महीनों में देखने को मिलेगा, क्योंकि अगले साल 22 में चुनाव हैं। खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए। अजय उपाध्याय जी, सवाल मेरा आपसे, देखिए अपनी सरकार की तारीफ ही हर कोई करता है। अगर आपसे भी पूछा जाएगा कि कांग्रेस के शासनकाल में क्या कुछ हुआ था केंद्र में, और जब 32 साल पहले यूपी में सरकार थी तब क्या कुछ हुआ था, तो आप भी तारीफ करेंगे, कोई अपनी बुराई नहीं करता है। लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि इन तारीफ से आगे उठकर जनता के बीच आपको जाना है। आप भले ही उसको नकारो या मानो, लेकिन जनता को यह तय करना है कि कौन किसके साथ कितना है, कौन कितना काम कर रहा है। 2022 को लेकर क्या आप इसे चैलेंज मानते हैं कि योगी ही चेहरा होंगे? आज की तारीफ से भी ये इस पर मुहर लग गई है, 100% ये तय हो गया है, या पहले आपको संभावना नजर आ रही थी कि कुछ भी हो सकता है बीजेपी में? अजय उपाध्याय जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है जी। आपने ठीक कहा कि तारीफ हर सरकार अपने लोगों की करती है और करना भी चाहिए, लेकिन तारीफ करना और सफेद झूठ बोलना, वो भी इस लेवल पर संवैधानिक पद पर होकर के और बाबा की नगरी में जाकर के अपने आप में आश्चर्यजनक है। जितने आंकड़े उन्होंने गिनाए हैं और जिस तरह की बातें उन्होंने की है, चाहे अपराध के मामले में या महिलाओं की सुरक्षा के मामले में या जंगल राज के मामले में, सब तो उल्टा है, विरोधाभास है उनके भाषण में। लेकिन प्रधानमंत्री जी से हम लोग यही आशा करते हैं। एक बात जरूर है, वरिष्ठ पत्रकार आपके जो है यहाँ राव साहब, उनके उस बात से मैं सहमत हूं कि जो दोनों में मोदी वर्सेस बनाम जोगी की जो लड़ाई थी, कहीं ना कहीं उसके कारण पूरी तरह से भाजपा के अंदर अंतर्विरोध दिख रहा था, और वो अंतर्विरोध आज भी उनके विधायकों में, सांसदों में है जो लगातार जोगी जी का विरोध करते हैं। ये उनका आंतरिक मामला है। 2022 की बात है, जो योगी जी रहे हमारे लिए सबसे अच्छा है। कारण है, योगी जी ने जिस तरह से विकास के नारे दिए, झूठे नारे साबित हुए, रोजगार किसी को मिला नहीं। देश में भी और प्रदेश में भी महंगाई चरम पर है। अभी वैक्सीनेशन को लेकर 11वें नंबर पर उत्तर प्रदेश है। टीके की कमी पूरे सेंटर पर दिखती है हर जगह। जहां तक बात बाकी चीजों की है, तो विकास उन्होंने किया है कुछ मुद्दों पर, जैसे लोगों को बांटने का विकास उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक हुआ। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पे, कभी मंदिर मस्जिद के नाम पे, कभी अगड़े और पिछड़े के नाम पे। ये प्रदेश की जनता देख रही है। 2022 में अब ज्यादा समय नहीं है, जनता जनार्दन है। जो किया है आप वही पाएंगे। यदि बबूल का पेड़ बोया है तो दशहरी आम नहीं मिलेगी, और उत्तर प्रदेश में 4.5 साल में यही हुआ। दिक्कत यही है किसी और ने काटने अजय उपाध्याय जी, वो बबूल का बीज किसको बबूल नजर आ रहा है और किसका वो आम का पेड़ किसी के लिए खास बन जाएगा, यही तो देखना है हम सबको। हमारे साथ अनुराग भदौरिया भी जुड़ गए हैं, आप प्रवक्ता है समाजवादी पार्टी के। स्वागत आपका अनुराग भदौरिया जी। आप लेट हैं 30 मिनट, कोई बात नहीं, लेकिन आज योगी की तारीफ आपने सुनी होगी पीएम मोदी के द्वारा, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, बम बम बोल रहा है काशी, जनता करेगी साइकिल की सवारी। अब उत्तर प्रदेश में साइकिल का राज आने वाला है 2022 में। अब क्या है कि देश के बड़े नेता हैं, उन्हें मालूम है कि योगी जी की छवि उत्तर प्रदेश में खराब हो चुकी है, क्योंकि उन्होंने कोई विकास का ऐसा काम किया नहीं। जिस तरह से यहाँ पे कोविड काल में गंगा में लाशें तैरती नजर आई और गंगा के किनारे लाशों को जानवर नोचते नजर आए, जिस तरह बिना ऑक्सीजन के लोग यहाँ तड़प तड़प के मर गए, उनको ऑक्सीजन तो क्या बेड की व्यवस्था नहीं मिली, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर नहीं मिला, एम्बुलेंस समय से नहीं पहुंचा, लोगों को ऑक्सीजन लेने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे तक बैठना पड़ा। और काशी में भी देखा गया कि ऑटो में एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, वो पता ऑटो में आधा लटका हुआ है, गली गली से चीख पुकार की आवाज आपको सुनाई देखने को मिली। तो क्या कोविड काल का हाल था, आपको ही पता है। और जिस तरह कानून व्यवस्था यह है कि यहाँ एसपी को खींच के थप्पड़ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मारते हैं, तो वो फोन पे बोलता है सर उसने थप्पड़ मारा है, और बम पिस्तौल भी बीजेपी के विधायक और उनके कार्यकर्ताओं के हाथ में था, लेके आए हैं। दूसरी तरफ डीएम कहता है हम अभी कैमरा खत्म कर दो, कैमरा ऑफ कर देंगे, उसके बाद समाजवादी पार्टी को तो ठीक कर देंगे मार के हम। सोचो आप, अब ये बातें सुनने को मिली। एक तरफ आप देख रहे हो कि वहां पे उत्तर प्रदेश में एसपी और डीएम बीजेपी के कार्यकर्ता की तरह काम कर रहे हैं, तो अपराधियों की जरूरत नहीं है, तो अपराधी बीजेपी के गुंडे, ऊपर से अपराधी को भी इन्होंने अपने साथ ले लिया। अब डबल यहाँ पे अपराधी राज चल रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर में, कार्यकर्ता प्लस कार्यकर्ता के रूप में इनके अधिकारी। आप बताइए जनता कहां जाए? जनता की साड़ी सरेआम नोची गई।
खींची गई, ये क्या है? हाथरस में जो घटना हुई ये क्या है? उन्नाव में जो घटना हुई ये क्या है? बारामती में जो घटना ये क्या है? इससे भी अगर निजात किसी तरह न मिल पाई हो तो इन्होंने यहाँ पे एक नया माफिया पैदा कर दिया जिसको बोलते हैं शराब माफिया। जहरीली शराब पीने से एक जिले में 100 लोगों की मौत हुई। सोचिए आप, लोगों की माफिया राज पर कानून राज नजर नहीं आ रहा है क्या? किसान यहाँ धरने पे बैठा है, 700 से ज्यादा किसानों की मौतें हो गई, किसान खुश नहीं, युवा बेरोजगार आत्महत्या कर रहा है, महिलाओं ठीक है, हरीश श्रीवास्तव भी इसका जवाब देना चाह रहे हैं। किस फैक्ट में इन्होंने काम किया जरा बता दीजिए मुझे। ठीक है, मैं नहीं बताऊंगा, हरीश श्रीवास्तव जी बताएंगे। हरीश श्रीवास्तव जी बताइए, किस प्लेटफॉर्म पर काम किया आपने? वो 2017 में चले जाएंगे। देखिए सुन तो लीजिए, समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं आज आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे, अनुराग भदौरिया ने जरूर सुना होगा। तो जो लोग पाकिस्तान के समर्थक हैं और जो हिंदुस्तान की धरती पे पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता, इस देश सम्मानित जनता उनके साथ क्या सलूक करने वाली है ये आपको 2022 में विधानसभा चुनाव का परिणाम आपको बता देगा। और अनुराग भदौरिया का चश्मा चूंकि समाजवादी पार्टी का है इसलिए उनको विकास दिखाई नहीं पड़ता, न उनको विकास किया ही नहीं आपने। उत्तर प्रदेश की मेट्रो रेल परियोजनाएं दिखाई पड़ती हैं, न अर्जुन सहायक परियोजना सिंचाई विभाग की दिखाई पड़ती है जो बरसों से लंबित थी और जिसके पूरी होने पे लाखों किसानों को, बुंदेलखंड के किसानों को पानी मिला सिंचाई का। न इनको सड़कें दिखाई पड़ती हैं, चाहे वो गंगा एक्सप्रेस वे हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे हो, डिफेंस कॉरिडोर हो, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे हो या बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, ये इनको कुछ दिखाई नहीं पड़ता। गरीबों के घर, मकान, बिजली ये इनको दिखाई नहीं पड़ते। एमएसएमई का जिस तरह से एमएसएमई को समृद्ध करके, ओडीओपी को समृद्ध करके उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गतिशील करने का काम योगी जी ने किया, जिस तरह से रोजगार देने का 2.5 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम किया, वो अनुराग भदौरिया को नहीं दिखाई पड़ता। आज उत्तर प्रदेश के जो हरीश जी, अनुराग जी सीखने के लिए जा रहे हैं, आप पढ़े लिखे आईआईएम से पास हैं, स्किल डेवलपमेंट के लिए जापान भेजा रही योगी सरकार, ये अनुराग भदौरिया को न दिखाई पड़ता न सुनाई पड़ता। ठीक है, तो समाजवादी मैं लौट रहा हूँ आपके पास, मैं दोनों के पास लौट रहा हूँ। हताशा निराशा में है सत्ता से बाहर होने के बाद। ठीक है, न इनको कहीं विकास दिखाई पड़ता है, न इनको खुशहाली जनता की दिखाई पड़ती है। अरे अनुराग भदौरिया जी, साइकिल की सवारी, लेकिन कौन साइकिल खरीदेगा, कौन साइकिल पर चलेगा, ये तो जनता तय करेगी। साथ खड़ी है, ठीक है। और 22 में ठीक है श्रीवास्तव जी, ठीक है। फूल सुनील अर्कवंशी जी, सवाल मेरा आपसे, मैं लौटूंगा अनुराग भदौरिया जी। आप बड़े खुश नजर आ रहे हैं, उत्साहित नजर आ रहे हैं, और इस उत्साह के पीछे की वजह भी पूछूंगा। साथ ही आपके जिला सचिव मुजफ्फरनगर के, जिन्होंने आज एक मजदूर के साथ मारपीट की, तस्वीरें सामने आई है। कानून को लेकर प्रोटेस्ट किया था समाजवादी पार्टी ने, लेकिन उसी कानून की मांग को लेते कानून को तोड़ा गया। लौटूंगा मैं, लेकिन सुनील जी, सवाल मेरा आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी बनाम ऑल होने जा रहा है, या आप तो दरवाजे खोलकर बैठे हैं कि सब लोग आए, मिलकर चुनाव लड़ें? अभी तक आप लोग ये रूपरेखा तय नहीं कर पा रहे हैं कि आपको चुनाव किस तरह से लड़ना है, और उधर शंखनाद हो रहा है, उधर तैयारियां हो रही हैं। नहीं, हम लोगों की पूरी तरीके से रूपरेखा तैयार है। हम लोग 2022 में भागीदारी संकल्प मोर्चा के तहत सरकार बना रहे हैं। हम लोगों को रोजगार देने की बात करें, हम लोगों को बिजली मुफ्त देने की बात करें, हम शिक्षा की बात कर रहे हैं, स्वास्थ्य की बात करें। अभी मानिए हमारे प्रवक्ता जी बता रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के 2.5 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया। अरे मानिए प्रवक्ता जी, ये बताइए, लखनऊ में आप किसको रोजगार देने की, किसके ऊपर लाठियां चला रहे हैं? युवा रोजगार मांग रहा है तो आप लाठियां चला रहे हैं? क्या यही रोजगार देने की बात कर रहे हैं आप? आपने उन लोगों को रोजगार दिया, आपने प्रजापति समाज को रोजगार देने की बात करी, तो उनको जो पुराना पुश्तैनी पेशा था उनका, उस पे उनको उस तरीके के औजार देकर आपने कहा उनको हमने रोजगार दे दिया। अरे माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते, ये बताएं कि लाठियां किसके ऊपर चला रहे हैं? और हम लोगों की भागीदारी संकल्प मोर्चा पूरी तरीके से मुस्तैद है। हम लोगों की 10 पार्टियां अपने अपने जिलों में, अपने अपने क्षेत्रों में काम कर रही हैं, और उसी के तहत आज हमारे हर जगह पे, आप चाहे हमारे भागीदारी संकल्प मोर्चा के सारे नेता हर प्रदेश में अलग अलग जगह पर काम कर रहे हैं। तो ये बताइए, हम लोगों के लिए किस तरीके की बातें करने की बात कर रहे हैं कि हम लोग, अरे आप दरवाजा खोलकर सबको न्योता दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं कि आइए मिलकर चुनाव लड़ें बीजेपी के खिलाफ? कौन आ रहा है आपके साथ? तो बिल्कुल हम लोग दे रहे हैं, बिल्कुल हम लोग दे रहे हैं। खुला न्योता है। हमारे नेता, हमारे माननीय ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहता है उसके लिए हमारे दरवाजे खुले हैं। हम लोग उनका समर्थन लेकर 2022 में सरकार बनाने की बात कर रहे हैं।
ठीक है। के विक्रम राव जी, सवाल इसी बात को लेकर है कि योगी बनाम ऑल रहने वाला है क्या? इस बार कुछ समीकरण अलग दिखेगा, क्योंकि बसपा, समाजवादी पार्टी ये तो एक होने से रही, कांग्रेस भी अलग ही रास्ते पे चलेगी, तो फिर लड़ाई बड़ी दिलचस्प होगी 2022 की। विवेक जी, मेरा आंकलन यही है, एक रिपोर्टर के नाते इन पार्टियों को एक साथ तो आना ही होगा, 1 वर्सेस 1, एक बनाम एक होंगे, तभी ये भारतीय जनता पार्टी को हरा पाएंगे। अगर आपस में बड़े रहे और वो 77 की जनता पार्टी वाला प्रयोग नहीं दोबारा लाए तो इनका जीतना बड़ा कठिन लग रहा है। इस वक्त एक चुनौती बड़ी गंभीर है सारी पार्टियों, तो इन पार्टियों को अपनी शक्ति के मुताबिक आना होगा अगर चुनाव जीतना है, और खाली लड़ना है तो बात दूसरी। यहाँ मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा, अपने 6 दशक के अनुभव के आधार पर मैंने लखनऊ में कई प्रधानमंत्रियों को सुना है जी। जवाहरलाल नेहरू आते थे, संपूर्णानंद की खुलेआम आलोचना करके गए ज्योतिष पर। संपूर्णानंद ज्योतिषाचार्य थे, नेहरू ज्योतिष में विश्वास नहीं करते, नास्तिक थे, खुलेआम उन्होंने मुख्यमंत्री की आलोचना की। विश्वनाथ प्रताप सिंह को सुना मैंने, मुलायम सिंह उनको फूटी आंखें नहीं सुहाते थे, दोनों एक ही पार्टी में थे, फिर भी ये हालत थी। अटल बिहारी वाजपेयी देखा, कल्याण सिंह की बेइज्जती करते हुए हजरतबल पार्क पे बोलने नहीं दिया उनको, जो कल्याण सिंह सर का मुख्यमंत्री बड़े मुश्किल से हुआ यूपी में, उनको क्या। ये सारे पहली बार मैं सुन रहा हूँ एक प्रधानमंत्री आके अपने मुख्यमंत्री तारीफ कर रहा है, तो ये तो कुछ एक अजूबा सा हो गया है। जबकि इतना माहौल बना दिया गया था भारतीय जनता पार्टी के एक वर्ग के द्वारा। तो राव साहब, ये मजबूरी है, जरूरी है? मेरे ख्याल से जरूरी है ये। अगर ऐसा नहीं करते आज मोदी, ये बात तो बड़ा नुकसान होता, उनकी पार्टी निश्चित रूप से विपक्ष में आ जाती। अगर आज मोदी ऐसा न बोलते तो भारतीय जनता पार्टी के बहुमत का प्रश्न उठता नहीं था। ठीक, ये भी एक कर दिया, करिश्मा कर दिया आज मोदी ने। राम भी सवाल पूछना चाहते हैं। राम, बिल्कुल विवेक, ये जो कह रहे हैं के विक्रम राव साहब, ये लगता है कि मजबूरी है कि जरूरी है, ये आपने भी सवाल पूछा। मैं तो अनुराग भदौरिया जी से ये पूछना चाह रहा था कि वो कह रहे हैं कि अब साइकिल की सवारी करने वाले हैं। खबर ये है कि पूर्वांचल का दौरा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का समाजवादी पार्टी के जल्दी होने वाला है। तो क्या यहाँ पर बिसात बिछाने की तैयारी है अनुराग भदौरिया जी पूर्वांचल की? क्योंकि यहाँ की सीटें जीतेंगे तभी यूपी जीत पाएंगे, वरना बहुत कठिन हो जाएगा। देखिए, काशी कभी रुकती नहीं, कभी थमती नहीं, कभी थकती नहीं, झूठों से उसकी कभी जमती नहीं। याद रखना, झूठों को काशी बहुत जल्दी उखाड़ फेंकती है। आप सब जानते हैं झूठे और जुमलेबाज कौन है। तो उत्तर प्रदेश में आप देखना, सिर्फ और सिर्फ 2022 में, जैसा मैंने आपको बताया, बाईसाइकिल की सरकार होगी, क्योंकि बाईसाइकिल का ही बोलबाला है। दिक्कत है कि हम ही हैं जो विकास की राजनीति करते हैं। ये तो हमेशा संप्रदाय की राजनीति करते हैं। समाजवादी है जो संस्कृति और संस्कार की, उत्तर प्रदेश को संस्कृति और संस्कार वाला प्रदेश बनाना है, ये उसको सांप्रदायिक प्रदेश बनाने में लगे। हमारे इनके विचारों में ही फर्क है। हम कहते हैं कि जो बाबा, जिनकी हम काशी विश्वनाथ, बाबा काशी विश्वनाथ की बात कर रहे हैं, काशी विश्वनाथ जी के यहाँ जाइए आप, वहां पे आपको सांप भी मिलेगा, मोर भी मिलेंगे, वहां पे आपको बिच्छी भी आते हैं। तो सभी, यही तो समाजवाद है, सबको एक साथ लेके चलना, समाज के हर वर्ग को एक साथ चलना, समाज के हर वर्ग को आगे बढ़ाना, समाज के हर वर्ग को सम्मान करना, समाज के किसी वर्ग में किसी तरह का द्वेष है तो समन्वय स्थापित करना, इसी को तो समाजवाद कहते हैं। तो अनुराग भदौरिया जी, तो बाबा के काशी के बीजेपी के खिलाफ सभी पार्टियों को एक साथ लेकर चलेंगे? क्या बात करेंगे? समाजवादी पार्टी सभी पार्टियों को एक साथ लेकर चलेगी बीजेपी के खिलाफ? मैंने समाज के वर्ग की बात कर रहा हूं। दिक्कत है कि आप लोग इस चश्मे में समाज है, कोई चश्मे में क्यों नहीं है सवाल, राजनीति है। अरे वो कह रहे हैं ना कि सब मिलकर चुनाव लड़ना चाहिए। राजनीति की बात कर रहे हो, समाज का हर वर्ग का सम्मान होना चाहिए, जो भारतीय जनता पार्टी नहीं करती। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा करके समाजवाद ला रहे हैं। पूछ रहा हूं, आगरा में आज समाजवादी पार्टी के लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। क्या पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा करके अनुराग भदौरिया और अखिलेश यादव जी समाजवाद लाएंगे उत्तर प्रदेश में? इसका भी जवाब इनको देना होगा। ये लाल टोपी बीजेपी वाले चुपके से पहन लेते हैं कभी कभी नाटक करने के लिए। कौन मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है? कौन पाकिस्तान को खुश करने का काम कर रहा है? ये भी अनुराग भदौरिया को बताना चाहिए।
अनुराग भदौरिया ये बताइए कि आखिर पाकिस्तान को खुश करके आपको वोट मिलने वाला है क्या? आपके पार्टी के कार्यकर्ता आगरा में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे आज लगा रहे हैं खुले। एक मिनट हरीश श्रीवास्तव जी, एक मिनट इस पे तो शर्म करिए। हरीश श्रीवास्तव जी, एक मिनट, ठीक है, आप पकड़ लीजिए उन लोगों को जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, इस देश में रहकर उनको आप गिरफ्तार करिए, उनको आप जेल में डालिए। बस की नहीं है। अरे इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं के सब कार्यकर्ता है। पूछ लो, अनुराग भदौरिया जी, बता दो जरा, इन्हीं के कार्यकर्ता। अब आपको तो पुलिस पर भी भरोसा नहीं है। वीडियो भेज देते हैं, आपको हाथों से आई गया होगा। बता दो, नारा लगवाने के पैसे कितने दिए थे ये भी बता देना जनता को। कितने पैसे में हमने नारा लगवाए थे वहाँ पे। अरे जनता को झूठ और जुमले में जिताना चाहते हो, आपको बताना पड़ेगा ना। का नारा लगा, आपके लाल टोपी वाले लगा रहे थे, तो आप बताइए। आप अरे क्या नौटंकी कर रहे हैं अनुराग भदौरिया जी? क्या अच्छा लगता है क्या टेलीविजन पर? आप पीएचडी होल्डर हैं, आप डॉक्टरेट हैं, आप पार्टी के लोग। एक मिनट श्रीवास्तव जी, एक मिनट श्रीवास्तव जी, एक मिनट जवाब श्रीवास्तव जी, एक मिनट श्रीवास्तव जी, एक मिनट अजय उपाध्याय जी, मेरा सवाल आपसे देना होगा। अजय उपाध्याय जी, आप आइए स्क्रीन पर और सवाल मेरा आपसे। का नारा नहीं चलेगा, ठीक है हरीश श्रीवास्तव जी, अरे नहीं चलेगा तो गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करिए, सीधी बात है, गिरफ्तार करिए, जेल में डालिए उन लोगों को। टीवी डिबेट में बोलने से कुछ नहीं होता, आप गिरफ्तार करिए और जेल में भेजिए उन लोगों को जो देश कोई जगह नहीं में रहकर देश विरोधी नारे लगाते हैं। अजय उपाध्याय जी, रोंदू पार्टी रोने वाली क्या तरीका है अनुराग भदौरिया जी, ये डिबेट का तरीका, ये आप किसी को दुत्कार रहे हो? आप आईआईएम से पास है, पीएचडी होल्डर है और इस तरह से आप चर्चा कर रहे हो? अरे शर्म आनी चाहिए आपको। अगर वो आरोप लगा रहे हैं तो आप बोल दीजिए। इस तरह से चर्चा करते हैं क्या अनुराग भदौरिया जी? धिक्कारिए, इस तरह चर्चा करते हैं क्या? भदौरिया अपनी पार्टी को धिक्कारिए और अपने को धिक्कारिए जो हिंदुस्तान की धरती में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही है। आपको शर्म करना चाहिए। आप अगर शर्म ठीक है, शांत हो जाइए। अजय उपाध्याय जी को स्क्रीन पर लाएं। अजय उपाध्याय जी, क्या संभव है कि आप यानी कि कांग्रेस किसी दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ोगे? आपके बस की नहीं है, क्या पकड़ोगे भैया? आपके बस की नहीं है ना, पकड़ो। अजय उपाध्याय जी, जी शर्म करिए। हिंदुस्तान की धरती पर एक मिनट, पाकिस्तान जिंदाबाद। अनुराग भदौरिया जी, दूसरे मेहमान भी हैं हमारे साथ। हरीश श्रीवास्तव जी, आप भी शांत हो जाइए। अनुराग भदौरिया जी, आप भी शांत हो जाइए। दूसरे मेहमान भी हैं, उनका भी सम्मान रखिए। आप ही लोग सारा टाइम अगर ले लेंगे तो बाकी मेहमान क्या बोलेंगे? अजय उपाध्याय जी बोलिए। तो हमको चुप कराना पड़ेगा ना। आप चुप नहीं करा रहे, आप रोने की एक्टिंग कर रहे हैं। वो रो रहे हैं तो आप रोने की एक्टिंग कर रहे हैं। अरे अच्छा, इनको बता दो कि सरकार किसकी है? समाजवादी की, बीजेपी की है? ये पकड़ नहीं पा रहे आगरा में, प्रवासी मजदूरों की तो हमारे। ठीक है, अब शांत हो जाइए भदौरिया जी, दूसरे लोगों को सुन लें। जिस तरह से कोविड के समय कुप्रबंधन का काम था सरकार के द्वारा, उसको उजागर करने का काम एक सकारात्मक प्रतिपक्ष की भूमिका में हम लोग रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। हमारे संगठन के स्तर पर भी हम लोगों ने प्रयास किया है ईमानदारी से कि कुछ काम हो, और प्रयास वो जारी है अभी भी। हमारे सिर्फ क्या मिलकर चुनाव लड़ेंगे किसी से? सवाल मेरा ये। पार्टियों की बात आपने की है, कई छोटी छोटी पार्टियों के लोगों को हम एक साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं और प्रयास कर रहे हैं कि ये प्रयास तो अखिलेश यादव भी कर रहे हैं। लेकिन ये जिम्मेवारी सिर्फ कांग्रेस पार्टी की नहीं है, बाकी पार्टियों को भी एहसास होना चाहिए कि भाजपा से यदि लड़ना है तो सिर्फ महल में बैठ करके और शीशे के महल में बैठ करके आप चुनाव नहीं लड़ सकते। कोविड के समय में किसके नेता और किस पार्टी के नेता कहां थे, पूरा देश प्रदेश की जनता देखी है, चाहे सत्ता पक्ष के हो या विपक्ष के हो। हम लोगों ने ईमानदारी से ग्राउंड पे काम किया है। यदि बाकी पार्टियां एक साथ एक मंच पे आकर के काम करना चाहेगी तो निश्चित तौर पे हमारे शीर्ष नेतृत्व उस पर विचार करेगा। और वैसे छोटे छोटे दलों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। पूर्वांचल से लेकर के और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक की राजनीति में हमारी जो अपनी वजूद है उसको हम मजबूत करने का प्रयास। चलिए ठीक है, आपका ये प्रयास चलता रहे, बाकी सभी लोग भी प्रयास में लगे हुए हैं, बाकी सभी लोग भी प्रयास करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो योगी की तारीफ, काशी से लखनऊ का शंखनाद, बहुत कुछ आज देखने को मिला है। विपक्ष के अपने आरोप है, विपक्ष का कहना है कि जिसका जिक्र होना चाहिए वो जिक्र नहीं था, लेकिन जनता को सब पता है। जनता ये देख रही है कौन उसके लिए काम कर रही है, कौन उसके लिए काम करेगा, कौन काम कर सकता है, किसने काम किया था, तो सब कुछ जनता के हाथ में है। 2022 का शंखनाद हो चुका है। यूपी मांगे उत्तर में इतना ही। छोटा सा ब्रेक है, खबर लगातार जारी है।